फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर कांचन दुर्गकर। मैं आईवीएफ कंसल्टेंट हूँ और पिछले 10 वर्ष से पुणे में कार्यरत हूँ। आज हम गर्भावस्था में होने वाले ब्लीडिंग रक्तस्राव के बारे में बात करने वाले हैं। गर्भावस्था में जो ब्लीडिंग होता है उसको हम कहते हैं एंटीपार्टम हेमरेज। अब ये एंटीपार्टम हेमरेज होने के प्रमुख दो कारण होते हैं, वो है प्लेसेंटा प्रीविया और अब्रप्शियो प्लेसेंटी। अब प्लेसेंटा प्रीविया मतलब कि जो वर है जो नाल से कनेक्टेड होता है वो निचले हिस्से में होना, इसको हम प्लेसेंटा प्रीविया कहते हैं। और अब्रप्शन मतलब कि जो वार है वो प्रॉपर जगह पे है पर वो जल्दी ही छूट गया है, मतलब डिलीवरी के पहले ही वो अपनी जगह से छूट गया है, उसकी वजह से ब्लीडिंग हो रहा है। सो ये दोनों भी थोड़ी सी चिंताजनक परिस्थितियाँ होती है। जब भी प्रेग्नेंट लेडी को ब्लीडिंग होता है तो ये दोनों भी जो है वो चिंताजनक सिचुएशंस होते हैं। उसमें से इस वीडियो में हम प्लेसेंटा प्रीविया के बारे में बात करने वाले हैं। सो जनरली प्लेसेंटा क्या होता है, तो जब भी प्रेगनेंसी रहती है तो मदर और बेबी नाल से कनेक्टेड रहता है, लेकिन ये जो नाल और आपका गर्भाशय है उसके बीच में एक प्लेसेंटा होता है और ये प्लेसेंटा जो है उससे आपको जो भी ब्लड है मदर के साइड से वो ये प्लेसेंटा से गुजर के बेबी को जाता है थ्रू योर अम्बिलिकल कॉर्ड। अब ये प्लेसेंटा जो है वो जनरली बनता है 8 वीक्स अराउंड। ये प्लेसेंटा बनना चालू होता है, 8 हफ्ते का जब रहता है बेबी तब ये प्लेसेंटा बनना चालू होता है। तो जनरली हमें सोनोग्राफी में पता चलता है, जब हम ये सोनोग्राफी करते हैं तो अर्ली ट्राइमेस्टर में ये प्लेसेंटा हो सकता है लो लाइंग, पर उसके लिए इतना आपने डरने की जरूरत नहीं है। जब ये एक 20 वीक्स के अराउंड अगर लो लाइन है ये प्लेसेंटा, तो उसके लिए इतना आपको ज़्यादा आपने वरी करने की ज़रूरत नहीं है। अब ऐसा क्यों है? जनरली ये प्लेसेंटा जो है लो लाइन होता है, लेकिन जब लोअर सेगमेंट आपका बढ़ता है, जैसे जैसे आपकी प्रेगनेंसी बढ़ती है तो ये जो लोअर सेगमेंट है वो बढ़ता है, आपका गर्भाशय जो है वो बड़ा हो रहा है, उसके साथ ये जो लो लाइन प्लेसेंटा है वो ऊपर जाता है। 90% ऑफ द ये जो प्लेसेंटा रहते हैं वो हमें भले ही 20 वीक्स तक लो लाइन दिखते हैं, लेकिन वो आगे जाके नॉर्मल पोजीशन लेते हैं। अगर आपकी सोनोग्राफी में अगर दिख रहा है कि लो लाइन प्लेसेंटा है तो जनरली उसके लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पर अगर ये लास्ट में जाके 30 वीक्स के बियॉन्ड, अगर आपका 32 वीक्स के बियॉन्ड अगर ये प्लेसेंटा जो है वो लो लाइन रहता है तो कम चांसेस है कि इतने लेट ट्राइमेस्टर के बाद ये प्लेसेंटा जो है वो माइग्रेट होगा। जो पहले जो मैंने बोला कि नीचे था अभी ऊपर गया है, इसको प्लेसेंटल माइग्रेशन ऐसा कहा जाता है, पर एक्चुअली प्लेसेंटा माइग्रेट नहीं होता है, पर आपका गर्भाशय बड़ा होने की वजह से वो जो पोजीशन है वो ऊपर जाता है। इसकी वजह से प्लेसेंटल माइग्रेशन इसको कहा जाता है। अब ये जो प्लेसेंटा प्रीविया है उसके 4 टाइप्स होते हैं। उसमें से एक टाइप फर्स्ट जो टाइप है टाइप 1, उसको हम कहेंगे कि मैक्सिमम जो प्लेसेंटा है वो ऊपर के साइड में, जस्ट उसका लिप जो है वो लोअर सेगमेंट में आया है। सेकेंड टाइप होता है जिसमें कि उसका 2/3 ऑफ द पार्ट जो है वो लोअर सेगमेंट में आया है, और थर्ड पार्ट जो है उसमें इंटरनल ऑस तक, मतलब आपका जो गर्भाशय का मुंह है वहां तक ये प्लेसेंटा आया है। इसको टाइप 3 कहते हैं और पूरा ही कवर कर रहा है प्लेसेंटा जो है वो गर्भाशय के मुख को पूरा ही कवर कर रहा है। कंप्लीट लो लाइन जिसको हम कहते हैं, कंप्लीट प्लेसेंटा प्रीविया भी जिसको हम कहते हैं, तो ये टाइप 4 होता है। तो जो पहले दो टाइप है, मतलब कि जिसमें नीचे है लेकिन इतने नीचे नहीं है प्लेसेंटा, ये इतने डेंजरस प्लेसेंटा नहीं है, इससे ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं अराइज होते हैं। लेकिन जो थर्ड और फोर्थ टाइप का प्लेसेंटा जिसमें कि वर्ड जो है वो काफ़ी नीचे आया है, तो ये जो दो प्लेसेंटा है टाइप्स है वो थोड़े से हमारे लिए चिंताजनक रहते हैं। अब ये इसमें लक्षण क्या होते हैं? तो जनरली कभी कभी हमें सिर्फ सोनोग्राफी में ही पता चलता है, जब हम रूटीन सोनोग्राफी करते हैं तब हमें पता चलता है, ऐसा कोई सिम्टम नहीं रहता है। या फिर कभी कभी ब्लीडिंग आपको हुआ है, एंटीपार्टम हेमरेज हुआ है, ब्लीडिंग हुआ है, आपका समझिए कि आपके प्रेगनेंसी का 7वां महीना चल रहा है और उसमें आपको अचानक से ये जो ब्लीडिंग होता है प्लेसेंटा प्रीविया का वो पेनलेस ब्लीडिंग होता है, उसमें कुछ आपको पेन नहीं होता है। आप समझे कि सो के उठे हैं और तब आपको ये ब्लीडिंग समझा है या फिर स्पॉटिंग समझा है, तो ये पेनलेस ब्लीडिंग होता है।
इसका एक बेसिक कैरेक्टरिस्टिक प्लेसेंटा प्रीविया की ब्लीडिंग का बोला जाता है कि पेनलेस ब्लीडिंग होता है ये। सो ये आपको ब्लीडिंग समझा और तब आपने डॉक्टर को कंसल्ट किया और फिर उन्होंने सोनोग्राफी किया, तो सोनोग्राफी में पता चला कि आपका जो बर्ड है वो नीचे है, उसकी वजह से ब्लीडिंग हुआ है। सो जो प्लेसेंटा प्रीविया का डायग्नोसिस है वो सोनोग्राफी से होता है। तो अब ये जो प्लेसेंटा प्रीविया, इसमें मैंने पहले ही बोला कि टाइप 1 और टाइप 2 जो है वो ज़्यादा हानिकारक नहीं रहते। टाइप 3 टाइप 4 जो है वो थोड़े से हमारे लिए ज़्यादा उसके लिए सावधानी बरतनी पड़ती है। अब ब्लीडिंग अगर होता है प्लेसेंटा प्रीविया की वजह से, तो जनरली अगर स्पॉटिंग है तो उसको आप दिखा के आप घर में ही बेड रेस्ट, अगर आपको डॉक्टर ने सलाह दिया है कि कम ही है ब्लीडिंग तो आप घर में बेड रेस्ट कर सकते हैं। लेकिन आपको फ्रीक्वेंट एपिसोड्स ऑफ ब्लीडिंग अगर हो रहे हैं तो आपको ज़रूर हॉस्पिटलाइज होना चाहिए, आपके डॉक्टर आपको एडवाइस करेंगे। उसके अलावा आपने कंप्लीट बेड रेस्ट लेना चाहिए। आप वॉशरूम के लिए उठ सकते हैं लेकिन कंप्लीट बेड रेस्ट आपने लेना चाहिए। उसके अलावा जो भी मेडिसिन और इंजेक्शंस आपको डॉक्टर देते हैं वो आपने लेना चाहिए ताकि ब्लीडिंग जो है वो स्टॉप हो जाए। उसके अलावा अगर आपका पूरे दिन नहीं हुए हैं, मैच्योरिटी नहीं आई है, तो बेबी के लंग मैच्योरिटी के लिए भी हम स्टीरॉइड्स के इंजेक्शन देते हैं ताकि अगर अनफॉर्चुनेटली ज़्यादा ही ब्लीडिंग हुआ है और इमरजेंसी सिजेरियन करना पड़ रहा है पूरे दिन होने के पहले ही, तो एटलीस्ट आपका बेबी का लंग्स अगर मैच्योर है तो NICU एडमिशन और NICU स्टे जो है वो कम होने में मदद होती है। अब क्या क्या मदर को प्रॉब्लम्स हो सकती है प्लेसेंटा प्रीविया की वजह से, तो ज़्यादा ब्लीडिंग होने की वजह से थोड़ा सा कभी कभी आपको ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ब्लड चढ़ाना पड़ सकता है। अगर ब्लीडिंग ज़्यादा ही है उसकी वजह से कभी कभी सिजेरियन डिलीवरी, टाइप 3 और टाइप 4 में तो कंपलसरी ही सिजेरियन डिलीवरी ही हम लोग करते हैं, पर उसमें भी सिजेरियन के वक्त भी ज़्यादा ब्लड लॉस होने की और ब्लड चढ़ाने की, PPH होने की, मतलब पोस्टपार्टम हेमरेज होने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। सो ये मदर को होने वाले रिस्क फैक्टर है। ऑफकोर्स जहाँ पे प्रॉपर ये सारी सुविधाएं अवेलेबल है, टर्शरी केयर सेंटर है, ब्लड की अवेलेबिलिटी है, ये सारी चीज़ें जहाँ पे अवेलेबल है वहाँ पे ही आपने ये सिजेरियन कराना चाहिए प्लेसेंटा प्रीविया जिनको ऑलरेडी डायग्नोस्ड है। अगर अडहरेंट प्लेसेंटा प्रीविया है तो उसके लिए भी आपको प्रॉपर टर्शरी केयर सेंटर में ही आपने आपका सिजेरियन कराना चाहिए। अब बेबी को क्या रिस्क रहता है, तो लो लाइंग प्लेसेंटा होने की वजह से बेबी जो है वो नीचे नहीं आ पाता है, प्रॉपर उसका हेड जो है वो फिक्स नहीं हो पाता है, तो उसकी वजह से हेड फ्लोटिंग रहने की वजह से प्रीटर्म रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन्स कभी कभी हो सकता है, कॉर्ड प्रोलैप्स हो सकता है। तो ये और प्रीटर्म डिलीवरी मतलब जल्दी ही डिलीवरी होना बिकॉज ऑफ ब्लीडिंग। सो ये सारे कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं जिसकी वजह से NICU एडमिशन, मतलब बेबी को कांच की पेटी में रखना पड़ सकता है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो हमें सतर्क अगर हम रहते हैं तो हम अवॉइड कर सकते हैं। सो ये बेबी के जो कॉम्प्लिकेशंस है वो हम प्रॉपर हॉस्पिटलाइजेशन और प्रॉपर मेडिसिन और ब्लीडिंग रोकने के लिए जो भी मेडिसिन आपको दिए जाते हैं वो लेने से ये ब्लीडिंग रुक सकता है। सो ये हो गया अबाउट प्लेसेंटा प्रीविया, उसके टाइप्स, कैसे हम डायग्नोज करते हैं मदर को और बेबी को, क्या रिस्क हो सकते हैं, और प्रॉपर कहाँ पे अपने प्लेसेंटा प्रीविया अगर आपका डायग्नोज है तो कहाँ पे अपने सिजेरियन कराना चाहिए, प्रॉपर एक्सपर्टीज, और जहाँ पे हाई रिस्क ऑब्स्टेट्रिक यूनिट है यहाँ ऐसे जगह पे ही प्रॉपर प्लेसेंटा प्रीविया का मैनेजमेंट होना चाहिए। सो यस, थोड़ा सा डिफिकल्ट है ये सिचुएशन, पर प्रॉपर अगर मैनेजमेंट अगर होता है तो हेल्दी मदर और हेल्दी बेबी में मैनेजमेंट हो सकता है। सो दिस वाज अबाउट प्लेसेंटा प्रीविया, इसका और इसके मैनेजमेंट के बारे में। आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो। फॉर मोर सच इन्फॉर्मेशन डू वॉच वीडियोज। थैंक यू सो मच।